नमस्कार दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न आपसे डेली डिस्कस किए जाएं और उनके उत्तर इसमें बताए जाएं। अब आपको जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये कि अगर चाहें तो पहले वीडियो में मैं केवल प्रश्न आपको शो कर दूं और इसके बाद आप उनके आंसर बताते चलें, और या फिर उनके आंसर साथ साथ बताए जाएं। अब इसमें आप लोगों को अपनी राय दे करके बताना है कि क्या किया जाना चाहिए। देखिएगा, अच्छा पहला प्रश्न है आपका, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ये प्रश्न आपका आया है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। अब मानसिक उद्वेलन का मतलब है कि बुद्धि की तीव्रता से, प्रतिमान का मतलब आप समझते हो कि प्रतिमान मीन्स फोटो होता है। तो कुल मिलाकर शिक्षण हेतु किसी माइंड को सक्रिय करना है तो उसके लिए जो है किस चीज़ का सुधार हेतु किया जाना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। आप लोग इसके उत्तर बताइएगा कौन सा हो सकता है। इसका उत्तर दोस्तों आपका होता है सी नंबर, सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता क्यों? क्योंकि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग आपका समझ में तो होगा नहीं, अनुप्रयोग में तो होगा नहीं, और समस्या समाधान में भी नहीं होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। कुल मिलाकर बोध, समझ, या यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करूँ मैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में सबसे पहला जो है स्टेप कौन सा हो सकता है, आपको इसका उत्तर देना है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले सूचना आती है, सूचना के बाद ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद बोध आता है, बोध के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद यहाँ पर अनुप्रयोग आता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहला उत्तर आपका क्या होगा, ज्ञान, कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, ज्ञान होता है। तीसरे प्रश्न पर आइएगा, संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। ये दोस्तों यूपीटीईटी के पेपर में आया था, संघनन थ्योरी क्या है। कुल मिलाकर जैसे चीज़ें आपकी छटती चली जाती हैं, आप मेमोरी को देखिए। आज कुछ चीज़ें आप याद करते हैं, आज याद करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे दिन याद ही आ जाए, 10 दिन और रुक जाइए तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो कुल मिलाकर छट करके चीज़ें मेमोरी में संग्रहित होती रहती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा आपका स्मृति होगा, कि संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। दोस्तों दो प्रकार के प्रश्न बना करते हैं, एक होता है वस्तुनिष्ठ और दूसरा होता है व्यक्तिनिष्ठ। जब हम वस्तुनिष्ठ बात करते हैं तो हम सामने वाले पर फोकस करके देखते हैं, और जब व्यक्तिनिष्ठ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आत्म मूल्यांकन की कोशिश करते हैं। व्यक्तिनिष्ठ को ही हम यहाँ पर आत्मनिष्ठ बोलते हैं, और एक होता है वस्तुनिष्ठ। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप उनके सहारे दूसरों को जान सकते हो। तो इसमें से आप बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी होगी, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो यहाँ पर अंतर्दर्शन इसका सही उत्तर होगा, अंतर्दर्शन विधि। नंबर 1 लगा दीजिएगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है, और यही मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, तो इसमें आप दिमाग लगाइए, प्रगति के, मौलिकता की, गत्यात्मकता की, रचनात्मकता की। अब आप लोग अगर सीखने के वक्र देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक वक्र ऐसा बनता है तो सीधा चला जाता है, एक वक्र आपका ऐसा बनता है, और एक वक्र आपका ऐसा बनता है, और एक वक्र है जो आपका मिश्रित टाइप का बनता है। अब इसमें से ये यहाँ पर चारों वक्रों को देखोगे तो केवल क्या बता रहे हैं, सीखने की ग्रोथ को बता रहे हैं, अर्थात सीखने के प्रोग्रेस को बता रहे हैं। तो सीखने का वक्र किसका सूचक है, यहाँ पर प्रगति का सूचक है, ना कि मौलिकता का है। उससे क्या लेना देना मौलिकता का वक्र से, भाई आपका सीखने का स्तर कैसा है केवल वो दिखा रहा है। गत्यात्मकता में तो बदलाव जरूरी होता है, रचनात्मकता इसमें जो है क्रिएटिविटी होती है आपकी, तो ये भी जरूरी नहीं। चलिए अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पर आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अहम निर्देशित होता है। अहम दोस्तों सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में आता है, और आप देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तर माने हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, और हमने ईगो को ही हिंदी में क्या लिख दिया है, अहम। तो आप बताइए अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है। मध्यम स्तर है मन का, या सुख सिद्धांत पर, वास्तविकता सिद्धांत पर, आदर्शवादी स्थान पर, सामान्य सिद्धांत पर। तो अगर देखा जाए तो ईगो, इड और सुपर ईगो दोनों को नियंत्रित करने का काम करता है, और व्यक्ति को वास्तविक धरातल में रह करके जीना सिखाता है। तो अहम आपका निर्देशित होता है किससे, वास्तविक सिद्धांत से।
आइए अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अब अगर ध्यान को आप आंतरिक रूप से देखें तो जैसे अवधि है, टाइम, भाई कोई चीज़ लंबे समय तक आपके पास रखी जाएगी तो हो सकता है आपके पास ध्यान चला जाए उसका कि ये क्यों पड़ी हुई है। तो ये तो बाह्य कारक हो गया आपका, नवीनता नई है, ये तो वस्तु से जुड़ा हुआ कारक हो गया। आकार, ये भी वस्तु से जुड़ा हुआ कारक हो गया। लेकिन आपका प्रश्न कैसा है कि आंतरिक दशा कौन सी है, प्रश्न में आपसे डिस्कस किया गया है। और जब आंतरिक दशा पूछा हुआ है तो इसमें से रुचि देखेंगे तो रुचि मन के अंदर की दशा है, तो इसमें आपका 7वें का सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संप्रत्यय के निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय के निर्माण का प्रथम सोपान, कुल मिलाकर संप्रत्यय बनने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मैंने अभी लास्ट लेक्चर आपको डाला था यूट्यूब में, उसमें बताया भी था कि संवेदना आती है, संवेदना ही आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रत्यक्षीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। तो संप्रत्यय के निर्माण में प्रत्यक्षीकरण पहला सोपान है जहाँ से व्यक्ति का कंसेप्ट बनना प्रारंभ होता है, और यहीं से प्रत्यय स्कीमा से होते हुए हम संप्रत्यय तक पहुँचते हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल, तो अब जन्मजात अगर प्रश्न लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, समानता निरंतरता तो होगा नहीं। ये आपका किससे, जीन से संबंधित है अगर जन्मजात है। और जीन्स किससे संबंधित है? तो जीन्स आपका वंशानुक्रम से संबंधित है। जीन्स का संबंध किससे है? वंशानुक्रम से है। चलिए अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्यय मैंने बताया था कि दिमाग में फोटो का बनते रहना है, ये कैसी प्रक्रिया है? अब आप बताएं, आपकी आंखों के सामने हर क्षण न जाने कितनी सारी चीज़ें होकर के गुजर जाती हैं, और हर क्षण एक नई इमेज आती है, फिर एक नई इमेज आती है। तो यही फोटो क्या होते रहते हैं आपके दिमाग में, संचित होते रहते हैं। तो प्रत्ययों के बनते रहने की प्रक्रिया आपकी कैसी है? एक प्रकार की ये यहाँ पर संचित प्रक्रिया मानी जाएगी। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? संचयी प्रक्रिया। तो प्रत्ययों का बनते रहना एक ऐसी प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया। चलिए अच्छा और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैंने 10 प्रश्न आपसे डिस्कस किए हैं और इन 10 के आंसर भी मैंने आज बता दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो मैं पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में केवल क्वेश्चन सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद आप लोग उसके आंसर बताएंगे और आंसर लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर की बना करके भेजेंगे, और उस आंसर की को देख करके हम लोग चेक करेंगे किसके कितने नंबर सही हैं। और इसके बाद उसमें ये भी ध्यान देना होगा कि इसका हम एक टाइम फिक्स रखेंगे कि शाम को 5 बजे आपके सामने प्रश्न सीरीज आएगी, तो आपको 2 घंटे में उसके आंसर लिख करके भेजने होंगे। और उसके बाद 2 चीज़ें देखनी होंगी कि किसका सबसे फास्ट आंसर आया है, किसने सबसे जल्दी आंसर की मेरे पास भेजी है। और इसके बाद दूसरी चीज़ें देखनी होगी कितने नंबर इसके सही हो रहे हैं। भाई इसमें नकल करने के भी चांसेज होंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि संविदा वर्ग 3 की परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, खुद से PDF बना रहा हूँ छांट करके। और आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो है तो उसको पूरा देख करके उसके आंसर दो और लिखो, और कम से कम आंसर की बना करके भेजो, जिससे आपका हर दिन मूल्यांकन होता रहे। और इसके बाद मैं यहाँ पर आंसर, यहाँ पर उत्तरमाला जो है, उत्तरमाला सीरीज संख्या 1 लेकर के आऊँगा, तो उसमें सारे उत्तर बता दूंगा। तो पहली बार में केवल वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको क्वेश्चन शो होंगे और आपको उसके आंसर देने होंगे। धन्यवाद दोस्तों।